नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1857 की क्रांति से पहले हुए प्रमुख विद्रोहों पर चर्चा किया था। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1857 के पहले हुए प्रमुख सैन्य विद्रोहों के विषय में। देखिए, 1857 की जो क्रांति थी उसका तात्कालिक कारण सैनिकों का असंतोष था। जो चर्बी वाले कारतूस भारतीय सैनिकों को प्रयोग करने के लिए दिया गया था, तो वही चीज जो है तात्कालिक कारण बना। वैसे तो कारण बहुत सारे थे, लेकिन एक जो तात्कालिक कारण था वो सैनिकों का असंतोष के रूप में उत्पन्न हुआ। लेकिन ये जो सैनिकों द्वारा किया गया जो विद्रोह था, मतलब जो शुरुआत की गई थी, तो ये कोई नया नहीं था। 1857 के पहले भी कई बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में जो भारतीय सैनिक पदस्थ थे, उन्होंने उन पर होने वाले अत्याचार शोषणों के विरुद्ध काफी बार विद्रोह किया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से विद्रोह 1857 की क्रांति से पहले हुए थे। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था सिराजुद्दौला अंग्रेजों के विरुद्ध, जिसमें कि अंग्रेजों को सफलता मिलती है और जो सिराजुद्दौला है बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है धोखे से। और 1757 ही वह वर्ष था जहां अंग्रेजों के पांव भारत में जमने शुरू हुए। मतलब कि यहां पर 1757 की क्रांति से 1757 में जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, उससे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता का नींव रखा गया, जो कि बाद में बक्सर के युद्ध में पूरा हो गया। उनका जो पांव है पूरी तरह से जम गया। तो 1757 प्लासी के युद्ध से लेकर के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मध्य ये जो कालावधि थी, इस बीच चाहे किसान हो, चाहे दस्तकार हो, चाहे शिल्पकार हो, चाहे जमींदार हो, चाहे आम नागरिक हो या फिर सैनिक, इन सभी ने समय समय पर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। सीधे हम लोग मुद्दे पर आते हैं। तो जो सैनिक विद्रोह था वो हमको शुरू से ही देखने को मिलता है। जैसे ही 1757 में इन्होंने बंगाल में दखल देना शुरू किया, अपने नियंत्रण में शासकों को बंगाल में बिठाते थे। मीर जाफर को उन्होंने पहले अपने नियंत्रण में बिठाया, फिर मीर कासिम को बिठाया, फिर से मीर जाफर को बिठाया। तो देखिए, जो पहला विद्रोह हमको देखने को मिलता है जो कि सैनिकों द्वारा किया गया था, वो अब ध्यान रखेंगे 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। हम लोगों ने पढ़ा है बक्सर का युद्ध, डिटेल में पढ़ा है। तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। एक तरफ थे अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ बंगाल का निष्कासित नवाब मीर कासिम, जिसको कि 1763 में अपदस्थ कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो जो है अंग्रेजों की बातों को मानने से मना कर रहा था। वो थोड़ा सा मतलब योग्य निकला मीर कासिम, तो वो जो है अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकलना चाहता था। 1760 में अंग्रेजों ने ही मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था, लेकिन चूंकि उसकी जो हरकतें थी वो अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, तो 1763 में मीर कासिम को अपदस्थ कर दिया जाता है। मीर कासिम जो है बंगाल से बाहर भाग जाता है। कहां चला जाता है? वो इलाहाबाद चला जाता है, जहां उसकी भेंट होती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम से। तो ये तीनों जो हैं एकजुट होते हैं, संयुक्त सेना तैयार करते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं। तो यहां पर बक्सर का युद्ध होता है। किनके बीच? ये जो संयुक्त सेना है, मीर कासिम, शाह आलम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, तो ये तीनों की संयुक्त सेना, और एक तरफ जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। ध्यान रखेंगे, हेक्टर मुनरो, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है इस विद्रोह के लिए। तो देखिए, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो सेना थी, वो पूरी सेना ना अंग्रेजों की सेना नहीं थी। मतलब कि उसमें खाली गोरे ही नहीं थे, उसमें भारतीय भी थे। मतलब कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो सेना थी 1764 की स्थिति में बक्सर के युद्ध में लड़ने के लिए, तो कुछ अंग्रेज थे और बहुत सारे भारतीय भी इसके नेतृत्व में मीर कासिम के खिलाफ लड़ने को आए थे। तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो भारतीय सैनिक लड़ रहे थे, किसके विरुद्ध? मीर कासिम के विरुद्ध। तो वो लोग जो है हेक्टर मुनरो का साथ छोड़ करके, बक्सर का युद्ध जब चल रहा था, तो एक सैन्य टुकड़ी जो है हेक्टर मुनरो का साथ छोड़ करके वो किससे जा मिलती है? मीर कासिम से जा मिलती है। तो यहां पर जो है
जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीनस्थ जो सैनिक थे उनके द्वारा किया गया ये पहला विद्रोह था, जो कि हेक्टर मुनरो के नियंत्रण में थे। तो ध्यान रखिएगा, पहला विद्रोह 1764 बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नियंत्रण वाली सेना जो है मीर कासिम से जा मिली। तो ये पहला। इसके बाद जो दूसरा विद्रोह देखने को मिलता है, जो कि इस वाले विद्रोह से थोड़ा सा ज्यादा सशक्त था और थोड़ा सा गंभीर हम लोग मान सकते हैं। 1806 में हुआ था। 1806 में भारत नहीं कहेंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल था उस समय जॉर्ज बार्लो। काफी बार पूछा गया है कि ये जो विद्रोह है किस गवर्नर जनरल के टाइम पर हुआ, तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे जॉर्ज बार्लो, ये नाम याद रखेंगे। अच्छा, ये जो विद्रोह है 1806 का सैनिक विद्रोह कहां पर हुआ था, तो दक्षिण भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक स्थान है वेल्लोर, यहां लिख देते हैं। तो वेल्लोर ये कहां पर आता है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। 3 प्रेसिडेंसियां थी ना उस समय, एक तो बंगाल हो गया, मद्रास हो गया और बंबई। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था वेल्लोर। तो वेल्लोर के सैनिकों ने 1806 में विद्रोह कर दिया था। अच्छा, एक और चीज पूछा जाता है, इस समय मद्रास का गवर्नर कौन था? ये तो गवर्नर जनरल था। ये क्या था? गवर्नर जनरल। हम लोगों ने पढ़ा है ना गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, पहले बंगाल का गवर्नर ही होता था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये जो मद्रास है, बंबई है, उन सब को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ किया गया। तो ये जॉर्ज बार्लो कौन था? गवर्नर जनरल। कहां का? बंगाल का। देखो उस समय ना बंगाल बोलने से भारत में जिन भी स्थानों पर अंग्रेजों का अधिकार था, चाहे वो मद्रास हो, बंबई हो, इसके अलावा कहीं भी छोटे मोटे स्थान, तो वो सब जो है बंगाल के अधीन आते थे। और उन सब का सुप्रीमो होता था गवर्नर जनरल। और जो 2 अलग प्रेसिडेंसियां थी, एक मद्रास था, दूसरा बंबई था। तो मद्रास का एक गवर्नर होता था, बंबई का एक अलग गवर्नर होता था, जिसका क्षेत्राधिकार अपने क्षेत्र तक होता था, मद्रास तक। तो इस समय मद्रास का गवर्नर था, याद रखेंगे, विलियम बेंटिक। कौन था मद्रास का गवर्नर? विलियम बेंटिक। ये वही विलियम बेंटिक है जो 1828 से 1835 तक गवर्नर जनरल था। तो ये क्या था? मद्रास का गवर्नर। जो 1857 की क्रांति से पहले जितने भी सैनिक विद्रोह हुए थे ना, उनमें से ये जो वेल्लोर का जो सैनिक विद्रोह था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ये भी पूछा गया है कि गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर कौन था, मद्रास का गवर्नर, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे। तो विलियम बेंटिक ये जो है 1803 में मद्रास का गवर्नर नियुक्त हुआ था। तो जिस समय वेल्लोर में सैनिकों ने विद्रोह किया, तो मद्रास का गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो क्या हुआ था, इस विद्रोह के कारण क्या थे? तो देखिए क्या था कि 1796 में सेना में ना काफी सारे फेरबदल होते हैं। जो पुराने सैनिक अधिकारी थे वो लोग जो है वापस चले जाते हैं इंग्लैंड, और नए अधिकारी आते हैं, नए अफसर आते हैं, नए नए नियम कानून लेकर के आते हैं। ये जो विलियम बेंटिक था, ये भी नया नवेला था और काफी कुछ बदलाव चाहता था। तो कहा जाता है कि मद्रास के गवर्नर विलियम बेंटिक की तरफ से यहां मद्रास में जो सैनिक तैनात थे, स्पेशली भारतीय सैनिक, तो उनके लिए कुछ गाइडलाइन जारी किए गए। अब देखिए हमारे जो भारतीय व्यक्ति है, आज भी आप लोग देखोगे पगड़ी लगाते हैं, दाढ़ी रखते हैं, जो सिख है दाढ़ी रखते हैं, और भी हिंदू रिलीजन में भी दाढ़ी वगैरह रखा जाता है, तिलक लगाते हैं माथे में, कानों में बालियां पहनते हैं, हाथों में कड़ा पहनते हैं, कई सारे लोग जो है हाथों में धागा वागा भी लगाते हैं, गले में जो है ताबीज वगैरह कुछ लगाया जाता है। मतलब कि ये जो है कई सारे धर्म और सामाजिक परंपराएं हैं, धार्मिक और सामाजिक परंपराएं हैं, तो वो चीज जो है हम लगा के चलते हैं, पगड़ी पहनना, ये सब चीजें। तो जो विलियम बेंटिक है, इसने बोला कि भाई ये सब चीज सेना में नहीं चलेगा, आप तिलक नहीं लगा सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, कानों में बालियां नहीं लगा सकते, इसके अलावा हाथ में आप कुछ नहीं पहन सकते, गले में आप कुछ नहीं पहन सकते, इस टाइप से बोला गया। इसके अलावा बोला गया कि आप पगड़ी मत पहनो, पगड़ी मत पहनो, पगड़ी के जगह पर टोप पहनो। जो अंग्रेज आप लोगों ने देखा होगा ना मंगल पांडे मूवी वगैरह में, वो जो सैनिक है एक अजीब टाइप का टोपी पहनते थे, तो उस टाइप का टोपी पहनो, ये बोला गया।
टोपी जो उस समय पहना जाता था ना, तो एक ये बात भी बोली गई कि उस समय जो टोप होता था तो उसमें ना एक सजावट के लिए एक तुर्रा लगता था। तुर्रा पता नहीं ये क्या चीज होता था, मतलब कुछ सजावट के लिए, जैसे कि कलगी वगैरह लगता है ना ऊपर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो पुलिस सैनिक वैनिक लोग जो पहनते हैं तो एक सजाने वजाने के लिए लगता है। तो वैसे ही कुछ तुर्रा था जो कि गाय अथवा सुअर के चमड़े का बना हुआ होता था, ऐसा बोला गया। तो भाई गाय सुअर का चमड़ा, ये तो भाई भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए ये तो बिल्कुल मतलब उसको स्पर्श ही नहीं करेंगे। तो ये चीजें जो है यहाँ के जो सैनिक थे वो भड़क गए कि भाई हम लोग ये जो चीजें हैं नहीं कर सकते, हम लोग जो है तिलक लगाना नहीं छोड़ेंगे, दाढ़ी रखना नहीं छोड़ेंगे, हमारी ये परंपरा है, हमारा धर्म से जुड़ा हुआ है, संस्कृति है, ये सब चीजें। तो इनके ऊपर जो है दबाव बनाया जाता है कि नहीं तुमको जो है ये गाइडलाइन फॉलो करना होगा। तो ये लोग जो है भड़क जाते हैं, विद्रोह कर देते हैं। कब? सन 1806 में। कहा जाता है कि बहुत सारे अंग्रेज अफसरों की भी हत्या कर दी गई थी। और उस समय ना वहां पर जो टीपू सुल्तान के जो बच्चे थे वो लोग भी कारागार में कैद थे। और कहा जाता है कि इन सैनिकों को टीपू सुल्तान के बच्चों ने भी कहीं ना कहीं प्रेरित किया था। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो कारागर था वहां के जो संतरी थे, जो जेल के जो प्रहरी थे, उनकी भी हत्या की गई और कुछ अंग्रेज अधिकारी और सैनिकों की भी हत्या कर दी गई। हालांकि इस विद्रोह का अंग्रेजों ने बर्बरता पूर्वक दमन किया। उसका कारण एक ये था कि जो सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह किया था वो एकजुट नहीं थे और उनका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं था। वो बस हत्याएं करना, इस तरह का काम करना है, मतलब कि वो पूरी तरह से मतलब उनको क्या करना है, आगे क्या करना है, ये सब चीज उनको मालूम नहीं था। मतलब कि कोई उनका नेता नहीं था। हालांकि जो सैनिक थे उन्होंने अंग्रेजों को काफी छकाया। मैसूर के राजा का झंडा तक उन्होंने फहरा दिया था। तो ये बड़ी बात थी। तो मैसूर के राजा के झंडा को भी उन्होंने फहरा दिया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वेल्लोर का विद्रोह जो कि कब हुआ था? 1806 में हुआ था। और ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला जो विद्रोह हुआ था, अगला वाला भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, 1824 में हुआ था। इस समय बंगाल के गवर्नर थे एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट जिसका कार्यकाल 1823 से 1828 तक था। और लॉर्ड एमहर्स्ट के समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो क्या थी? आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो ये जो विद्रोह है 1824 का जो विद्रोह है ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध से ही संबंधित था। तो देखो एमहर्स्ट के समय पे बर्मा के साथ थोड़ा सा तनातनी हो जाता है और जो एमहर्स्ट है वो फिर बर्मा पर अटैक करने का आदेश दे देता है कि भाई आक्रमण, यलगार हो, इस टाइप से। तो एमहर्स्ट प्लान बनाता है कि दो तरफ से बर्मा पर हम आक्रमण करेंगे, एक स्थल मार्ग से और दूसरा समुद्री मार्ग से। तो एक सेना जो है स्थल मार्ग से, मतलब कि असम वगैरह होते हुए उस तरफ से भेजा जाना था, निकल भी गया वो सेना। और दूसरी सेना जो कि बैरकपुर की सेना थी, बैरकपुर की सेना थी। अच्छा, इनका सेना का ना बटालियन का नंबर भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। बैरकपुर की जो सेना था 47वीं पदाती रेजिमेंट, 47वीं पदाती रेजिमेंट, पदाती मतलब पैदल सैनिक। तो बैरकपुर में जो 47वीं पदाती रेजिमेंट था, बटालियन 47वीं नंबर का, ये नंबर याद रखेंगे, 47वीं पदाती पैदल सैनिक। तो बैरकपुर में थी ये सेना। तो एक सेना जो स्थल मार्ग से भेजी गई उसमें भी भारतीय रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। क्यों? क्योंकि वो थल मार्ग से जा रहे थे। लेकिन यहां पर बैरकपुर के जो 47वीं पदाती बटालियन के जो सैनिक थे, ये लोग को जो है समुद्र के रास्ते बर्मा भेजा जाना था, क्योंकि एमहर्स्ट ने दो तरफ से आक्रमण करने का योजना बनाया था, एक थल मार्ग से, दूसरा जल मार्ग से। तो जो बैरकपुर के सैनिक थे इनको जल मार्ग से अर्थात समुद्री रास्ते से बर्मा जाना था। तो जो सैनिक होते हैं पदाती सैनिक, ये लोग मना कर देते हैं कि भाई हम जो है समुद्र को लांघ करके नहीं जाएंगे, भले आप हमको जो है थल मार्ग से बर्मा ले जाओ, वहां हम आपके लिए लड़ेंगे, लेकिन हम जो है समुद्री रास्ते से नहीं जाएंगे, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये इनका कहना होता है। मतलब जो पैदल सैनिक है, देखिए उस समय क्या था, सॉरी थोड़ा सा ना मैं नाक साफ कर लेता हूं। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ना मुझे जुकाम हो गया है। हाँ, तो ये जो सैनिक हैं मना कर देते हैं कि हम जो है समुद्र को लांघ करके पार नहीं जाएंगे, इससे हमारा धर्म जो है भ्रष्ट होगा और हमको जो है हमारे जाति से बाहर
कर दिया जाएगा। तो ये चीजें बोलते हैं और समुद्र पार जाने से मना कर देते हैं और विद्रोह कर देते हैं, लेकिन इस विद्रोह को भी बर्बरता पूर्वक कुचल दिया जाता है। देखिए उस समय ना ये धारणा थी कि मतलब भारतीय समाज में ऐसी धारणा थी कि आप जो है समुद्र को लांघेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, और समुद्र को लांघना जो है गलत है, सही नहीं है। और जो इस तरह का कृत्य करता, समुद्र को लांघता, समुद्र के पार जाता, उसको उसके जाति वाले जाति से बाहर कर देते थे। और जाति से बाहर होने का मतलब जो हमारे भारतीय लोग हैं वो भली भांति जानते हैं कि लोग जो है उसको छुएंगे नहीं, उसको जो है पानी भी नहीं देंगे, उसको गांव से बाहर निकाल देंगे, उसके यहाँ किसी की डेथ होती है या किसी का कुछ अच्छा काम होता है, शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, उसको जो है शामिल नहीं करेंगे और उसके यहाँ भी शामिल नहीं होंगे। मतलब कि पूरी तरह से उस व्यक्ति का बहिष्कार कर देंगे, उससे जो है कोई संबंध नहीं रखेगा। तो ये चीज होता था। तो इन सैनिकों ने मना ही कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे, विद्रोह कर दिया भाई। हालांकि इसको बर्बरता पूर्वक कुचल दिया गया। आगे हम लोग ना इन सब चीजों पर और अच्छे से चर्चा करेंगे कि समुद्र लांघ के नहीं जाएंगे, मतलब जब 1857 की क्रांति के कारण पढ़ेंगे ना तो उसमें कई सारी चीजें आएगी। और तो ये था बैरकपुर का विद्रोह। अच्छा, इसके बाद जो अगला हुआ 1824 में ही बंगाल के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। बस इतना ही याद रखना है इसको, 1824 में बंगाल के कुछ सैनिकों का विद्रोह। इसके बाद ठीक एक वर्ष पश्चात 1825 में असम में जो तोप खाने के जो सैनिक थे ना उन्होंने विद्रोह कर दिया। कब? 1825 में तोप खाने के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और इस समय भी बर्मा के साथ युद्ध चल रहा था। तो ये बस आप ऐसे ही याद रखेंगे 1824 और 1825 वाले को। इसके बाद सीधा हम लोग देखते हैं 1838। तो 1838 में क्या हुआ था? सोलापुर, याद रखेंगे 1838 में सोलापुर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सोलापुर, इनके विद्रोह का कारण क्या था? इनको जो भत्ता दिया जा रहा था वो पूरा नहीं दिया जा रहा था, पूरा भत्ता नहीं दिया जा रहा था। तो इनकी डिमांड थी कि भाई हमको जितना भत्ता मिलना है वो पूरा हमको दो। तो उसको लेकर के इन्होंने विद्रोह किया। कब? 1838 में। इसके बाद अगला विद्रोह है 1844। 1844 का जो विद्रोह हुआ था, ये दो बटालियनों के नाम याद रखने हैं आपको। 44वीं 44 नहीं है, 34वीं है, 34वीं NI और अगला है 64वीं रेजिमेंट। तो ये दो बटालियन, 34वीं NI और 64वीं बटालियन, तो ये लोग जो है विद्रोह कर देते हैं। कब? 1844 में। अब इस समय ना सिंध को जीतने में लगे हुए थे अंग्रेज। इस समय 1844 के आसपास में सिंध को जीता गया था ना, तो सिंध का अभियान चल रहा था। तो इन सैनिकों को 34वीं NI और 64वीं रेजिमेंट, इन दोनों बटालियनों को, इन दोनों दस्तों को सिंध भेजना था। लेकिन ये लोग जो है मना कर देते हैं। ये बोलते हैं कि भाई हमको जो है पुराना भत्ता वो पहले हमको दो, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। जब तक हमको पुराना भत्ता नहीं दिया जाता हम लोग जो है सिंध नहीं जाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है इन्होंने विद्रोह किया था उस चीज को लेकर के। इसके बाद जो अगला विद्रोह देखने को मिलता है 1849-50 में। 1849-50 में देखो, 1849-50 में क्या हुआ था कि पंजाब को इसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया गया था 1849 में। तो पंजाब को जीतने के लिए जो सेना भेजी गई थी तो उसमें विद्रोह के लक्षण दिख रहे थे, मतलब कि वो जो है थोड़ा सा विद्रोहात्मक रूप अख्तियार कर रही थी। और ये विद्रोह हुआ भी 1850 में, मतलब ये सुगबुगाहट चल रही थी 1849-50 में, मतलब कोशिश चल रही थी, लेकिन उतना कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इन्हीं जो पंजाब जो गए थे उनके द्वारा 1850 में गोविंदगढ़, एक स्थान है गोविंदगढ़ है, यहां पर जो है सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था। कब? 1850 में। ये एक ही है, ध्यान रखेंगे। 1849-50 में मतलब ये लोग, एक सुगबुगाहट हो गई थी लेकिन उसको किसी तरह से रोक लिया गया, लेकिन उसको जो है रोके से नहीं रुका और 1850 में गोविंदगढ़ नामक स्थान पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो ये जो तमाम विद्रोह हैं ये 1857 की क्रांति से पूर्व हुए थे। लेकिन ये जितने भी विद्रोह हुए थे ना
ये अपने एक बटालियन तक सीमित थे। जैसे कि ये जो वेल्लोर वाला जो मामला था उससे आगे ही नहीं बढ़ पाया था। ये जो बैरकपुर वाले थे 1824 में, ये भी इससे बाहर नहीं बढ़ पाया था। लेकिन 1857 में जो हुआ ना, मंगल पांडे ने बोला कि भैया हम चर्बी वाले कारतूस यूज नहीं करेंगे। उसके बाद उनको तो मृत्युदंड दे दिया गया। लेकिन जो चिंगारी, मतलब कि जो एक क्या कहेंगे, जो मंगल पांडे ने जो किया था वो बेकार नहीं गया। और कुछ ही दिन बाद 10 मई 1857 को मेरठ के जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। मेरठ के सैनिकों ने भी चर्बी वाले कारतूसों को यूज करने से मना कर दिया था। और धीरे धीरे देखते देखते ये जो विद्रोह है पूरे उत्तर भारत में फैल गया था। और इसमें उत्तर भारत के जितने भी ब्रिटिश सैनिक थे, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में जो भारतीय सैनिक थे, वो दस्तकार, शिल्प कार, किसान, यहां तक कि कई सारे जमींदार, कई सारे राजे महाराजे भी इसमें शामिल हुए थे, जिसको कि हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो आप लोग सुझाव भी दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके इसको आप शेयर करिएगा। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है तो थोड़ा आवाज पता नहीं किस टाइप से आ रहा होगा। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।